नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज इस वीडियो में हम आपको कई बातें बताने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली हादसे के बाद पटना डीएम यानी कि डॉक्टर चंद्रशेखर भी एक्टिव मोड में आ गए हैं और आपको बता दें कि कई कोचिंग सेंटर्स पर गाज गिर सकती है। देखिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज पशुपति पारस बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग में क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। देखिए अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बीमा भारती क्या कुछ करने जा रही है, क्या बीमा भारती की घर वापसी होगी। तो आज हम इस पर भी तफसील से बातचीत करेंगे। देखिए आज इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या कुछ होगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक्टिव हो चुके हैं और आते ही उन्होंने कई सारे आदेश भी निकाल दिए। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली हादसे के बाद पटना डीएम बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गए हैं और कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनकी नकेल कसी जा सकती है। क्या कुछ कहा है बीते दिन पटना डीएम ने? देखिए निश्चित रूप से जो दिल्ली हादसा हुआ बहुत दर्दनाक हादसा था, बिल्कुल। तो वह बिहार में खास न हो और पटना कैपिटल है, राजधानी है, इसलिए यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने वो पूरा एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। और एक्शन मोड का मतलब कहने का यह है कि जो नियमावली है, जो गाइडलाइंस है, तो वो है बिहार कोचिंग नियमावली 2023 जी। तो वो उसके तहत जो क्राइटेरिया है, जो उसमें नॉर्म्स है, उस जो मापदंड है, तो उस मापदंड के तहत कोचिंग जो भी जितने भी कोचिंग है उनको उस मापदंड के तहत फिट होना चाहिए। अगर यदि कोई इधर उधर होगा तो निश्चित रूप से उस नियमावली के तहत कार्रवाई बनती है। तो वो सरकार प्रशासन इसी दिशा में, देखिए एसडीएम जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं, जगह जगह एसडीएम की छापेमारी भी चल रही है। बड़ी तैयारी है रवि जी। देखिए निश्चित रूप से कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ पर कोचिंग संस्थान है। कुकुरमुत्ते की तरह? बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक चौराहे पर आपको कोचिंग संस्थान। कहा तो ये भी जा रहा है कि 20,000 कोचिंग संस्थानों पर गाज गिर सकती है। देखिए निश्चित रूप से जो भी डेटा आया है जी, उसके अभी यह प्रारंभिक डेटा है। ये 20,000 का जो हो सकता है ये इंक्रीज भी करे, नॉट नेसेसरी कि 20,000 ही होगा। हम तो बता रहे हैं कि आप देख लीजिए, इसको दिखवा लीजिए, कई रजिस्टर्ड हैं, कई अनरजिस्टर्ड हैं। जी, तो यह जितने रजिस्टर्ड हैं उसके लिहाज से आपको यह दिखाई पड़ रहा है 20,000। अनरजिस्टर्ड कितने होंगे यह तो इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यह 20,000 का जो आंकड़ा है सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़ा है, जो सरकार के पास में, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास में है, उसी की बात हम लोग कह भी रहे हैं और उसी पर नियमावली की गाज भी गिरेगी। अब तो यह जो एसडीएम के, जो पटना के एसडीएम है, वह जो छापेमारी कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन जो अब अलर्ट मोड में आई है दिल्ली हादसे के बाद, तो निश्चित रूप से अब जो गाइडलाइंस है उसके तहत देखा जाएगा कि क्लासरूम 300 स्क्वायर फीट में है कि या नहीं। जो फायर का जो उपकरण लगता है, फायर का जो ये है, उसके प्रावधान के तहत एनओसी है, एनओसी लिया गया है कि नहीं। वह फायर का जो हर माने हर जगह अपार्टमेंट में भी चले जाइए या बड़े बड़े संस्थानों में आप जाइएगा, वह फायर के लिए वो लगा होता है उपकरण, तो वो है कि नहीं। और वह आपको फर्स्ट एड का जो प्राथमिक उपचार वो है कि नहीं, देखिए प्राथमिक उपचार तो बस में भी होता है, स्कूली बस में भी आप देखिएगा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो वो वहां है कि नहीं। इस तरीके से तमाम जो एक एक चीज है अब सरकार प्रशासन जग चुकी है दिल्ली हादसे के बाद। तो ऐसे में निश्चित रूप से
अब जो उसके इधर आएंगे, जो नॉर्म्स विद इन नॉर्म्स नहीं होंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई। यानी कि कोचिंग संस्थानों पर ताला लग जाएगा? निश्चित रूप से ताला लगेगा। जो नॉर्म्स क्राइटेरिया नहीं मानिएगा तो हाँ। ये तो ताला लगेगा ही, उसमें कहाँ इफ बट की बात है। अच्छा रवि जी, हम थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बिहार कोचिंग नियमावली 2023 क्या कुछ कहता है, क्या कुछ मापदंड सेट किए गए हैं इसके तहत? देखिए, हम तो मापदंड बताए कि 300 स्क्वायर फीट में क्लास 300 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। फायर का उपकरण, फायर का जो उपकरण होता है वो है कि नहीं, एनओसी आपने लिया है कि नहीं, एनओसी भी लेना जरूरी है। देखिए इसके लिए अलग से आपको प्रावधान भी है। बिहार अग्निशाम सेवा का कार्यालय है, वहां से आपको एनओसी, वहां से जाकर के जांच होती है। उस जांच की प्रक्रिया में आप वहां अप्लाई करते हैं, तो फिर वहां से जाते हैं, फिर वो अग्निशाम के डीआईजी स्तर के पदाधिकारी होते हैं वहां पर। तो यह सारा कुछ नॉर्म्स प्रक्रिया है, उसके तहत ही आपको अपार्टमेंट से लेकर के बड़े बड़े संस्थानों में इसको एनओसी लेना पड़ता है। तो जब तक आप एनओसी लीजिएगा नहीं, निश्चित रूप से उसके तहत काम होगा। और फर्स्ट एड बॉक्स तो नॉमिनल चीज है, इसको तो रखना ही रखना है आपको। जब स्कूल और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप इलीगल हैं। इलीगल है बिना रजिस्ट्रेशन के। यानी कि अगर इन मापदंडों पर आप खड़े नहीं होते हैं रवि जी, तो फिर ताला लग जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन मस्ट है, हर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होगा तभी सरकार को रेवेन्यू भी जाएगी। बिल्कुल। अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो कहीं ना कहीं आप कोई गलत काम कर रहे हैं, वहां चोरी हो रही है, गलत काम हो रहा है। इसलिए रजिस्ट्रेशन होगा तभी सरकार की नजर में जानकारी होगी कि कितने कोचिंग संस्थान हैं। जैसे आप बता रही है 20,000, तो 20,000 तो यह रजिस्टर्ड है। तो हमने कहा कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए, कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए हैं। तो वो अब कितने, अब तो एसडीएम जांच कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, जगह जगह छापेमारी हो रही है, अलग से टीम बना दिया गया है, कई टीम इसके लिए लगी हुई है। तो यह सब अब देखा जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर आपको कुछ न कुछ मैंने दो चार दिन में बड़ा अपडेट भी आपको मिलेगा। जी अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। निश्चित रूप से देखिए, एसडीएम ही जांच करेंगे, एसडीएम को ही जिम्मेवारी, यानी कि 2 सप्ताह का टाइम दे दिया गया है। टाइम दिया गया है। जिसको अगर मान लीजिए जो लोग नॉर्म्स पे फिटिंग नहीं कर रहे हैं, जो फिट नहीं कर रहे, वो उसको अपडेट करें। अगर नहीं करिएगा तो 2 सप्ताह के अंदर जांच होगी, तो वह जो पकड़े जाएंगे उनका 2 सप्ताह का टाइम है, जांच रिपोर्ट मांगी गई है, ताला बंद हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरी खबर का रुख करेंगे रवि जी। आज का दिन काफी बड़ा है। आज पशुपति पारस भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है इस मीटिंग में? क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जो है सो एनडीए के ट्रस्टेड और टेस्टेड पार्टनर हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। और उसका सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल ये है कि उनकी पार्टी से एक विधान पार्षद एमएलसी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भूषण कुमार हैं, जी, जो एट प्रेजेंट हैं। आप देखिए तो वो इस लिहाज से उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस। उनको लोकसभा के चुनाव में एक टिकट नहीं दिया, बेटिकट कर दिया गया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। उतना ही नहीं, अब देखिए राज्यपाल बनने की बात थी, सब जगह का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, पशुपति कुमार पारस तक को राज्यपाल के लिए नहीं कहा गया, न उनकी पार्टी से ही कोई कंसेंट यस और नो लिया गया। बिल्कुल, यानी कि हाथ लगातार खाली ही है पशुपति पारस का। वही पशुपति पारस रवि जी जो लगातार कहते थे सिटिंग गेटिंग गो वाला फॉर्मूला होगा, उनका हाथ खाली है अब भी। देखिए, सिटिंग गेटिंग गो तो कहते थे, और नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टेन्योर में वह केंद्रीय मंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद इस्तीफा भी दिया था। इस्तीफा दिया था, तो वह आप यह समझ लीजिए इस्तीफा देने के बावजूद ही मजबूती से लगे रहे। बिल्कुल लगे रहे, हर जगह एनडीए के कार्यक्रम में रहे, एनडीए के चुनाव प्रचार में गए, तमाम तरह से वो मजबूती में लगे रहे। तो अब क्या करने जा रहे हैं, किस बात की मीटिंग? वही अब कह रहे हैं, वो विस्तारित कार्य समिति की बैठक होने जा रही है आज। ठीक है, एक व्हीलर रोड जो उनका पार्टी कार्यालय है, पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगे हुए उनका कार्यालय उनका है, उसी में करने जा रहे हैं विस्तारित राज्य कार्य समिति की बैठक। और दलित सेना की भी बैठक है, साथ में ज्वाइंटली बैठक होगी। तो दलित सेना को ऐसे समझ लिया जाए कि दलित सेना जब रामविलास पासवान थे उस समय से ही जो है सो, जो इसके संस्थापक रहे लोजपा के, उस समय से ही दलित सेना फुल फायर ब्रांड होती थी, और वह बूथ स्तर तक जाकर के काम करती थी। और वही हम लोग वोट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो वो दलित सेना की भी बैठक बुलाई है। तो निश्चित रूप से
आज कुछ न कुछ आपको लबो लबाब दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि वो लोग कीर्तन मंडली और वो झाल बजाने के लिए नहीं है। आप जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा में आपने 0 पर बोल्ड कर दिया, तो अब इस बार तो कुछ मिलना चाहिए उनकी पार्टी को। तो नहीं मिलेगा तो वो अब देखिए एनडीए को नहीं मिलेगा तो फिर अलग बागी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं एनडीए से। नहीं तो फिर अलग होने का मतलब है कि जी। वो कोई अलग निर्णय जो सर्वसम्मति से निकल करके आएगा, हाँ। वो सर्वसम्मति से निर्णय होगा। यानी कि आप यही कह रहे हैं ना कि एनडीए से भी अलग होने का निर्णय लिया जा सकता है। देखिए कोई भी अगर परिस्थितियां यही रही तो बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात भी नहीं है। क्योंकि देखिए नहीं लेंगे तो कल को उनके ही कार्यकर्ता जो उनके साथ बैठे हुए मजबूती से के कार्यकर्ता से ही होता है पार्टी चलती है, नेता से नहीं चलती है पार्टी। कार्यकर्ता ही बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो वो कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे। और देखिए तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, सूरज भान है जो पार्टी के उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चंदन सिंह है, प्रिंस राज है जो प्रदेश अध्यक्ष, तो तमाम लोग और पूरे बिहार से लोग जुट रहे हैं। और ऐसे में हमको लगता है कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। हो सकता है कि वो निर्णय अभी नहीं सुनाए, लेकिन कल को अगर यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए बिहार में एटलीस्ट ये उनके टेंशन पैदा कर देंगे। सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, पॉलिटिकल सेहत की बात हम अच्छा नहीं होगा। चलिए अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी की एक और बात की खूब चर्चा हो रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और कहा ये जा रहा है कि बीमा भारती की घर वापसी हो सकती है। आपके पास क्या खबर है, क्या वाकई में लौट रही है बीमा भारती जेडीयू में? देखिए बीमा भारती का वैसा कोई लौटने का और आने जाने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहां पर देखिए वहां पर लेसी सिंह है, वहां जी पूर्णिया के रुपौली से वो आती है। पूर्णिया की कमान जो है सो लेसी सिंह के हाथ में है, और जिस तरह से 36 का आंकड़ा बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच में है, उससे आने से जाने से हमको नहीं लगता है कि कुछ वो ठीक है। मुख्यमंत्री से वो मिलती हैं या पार्टी में जाकर के मिलती आती हैं। फिर ये भी कहती हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल देखिए वह तो हमेशा लगा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बीमा भारती का क्या प्रदर्शन रहा है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में, यह सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो यह आप अपनी सीट, अपने विधानसभा की सीट नहीं बचा पा रही है, लोकसभा में तीसरे नंबर पर चली जा रही है। तो यह कहीं ना कहीं तो यह अब उनके आने से कोई जेडीयू के सेहत पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, ये हम विजय चौधरी ने भी इसको लेकर बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है बीते दिनों विजय चौधरी भी वही बात कह रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं कि वो उनके आने, देखिए पार्टी है तो पार्टी में तो आना जाना, किसी को कोई आदमी आकर के अपनी फरियाद कह सकता है। क्या उन्होंने मुहर लगाई कि बीमा भारती लौट रही है? ऐसी कोई बात नहीं विजय चौधरी ने भी नहीं कही, ना पार्टी की ओर से ऑफिशियल किसी गया है। वो ठीक है, जो भी होगा एक बात समझ लीजिए, जो भी होगा लेसी सिंह की जो कहेंगी वही होगा पूर्णिया में एटलीस्ट, क्योंकि पूर्णिया की कमान लेसी सिंह ही के हाथ में रहता है। चुनाव से लेकर के अभी तक आपने देखा, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव हो, तो इसलिए लेसी सिंह वहां पर उस क्षेत्र के लिए मजबूत स्तंभ है। इसलिए बगैर लेसी सिंह की परमिशन के बीमा भारती का एंट्री भी पॉसिबल नहीं है बीमा भारती की एंट्री। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए इस बात का हमने जिक्र शुरू में नहीं किया था, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन की ये बड़ी खबर थी रवि जी। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का डेटा लीक हो चुका है? क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अब परीक्षार्थियों को फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो बात हो रही है, उसमें आपको 4 बार परीक्षा हो, 19-22 को एग्जाम हुआ उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट नहीं आया तो उसी में फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। वही हम बता रहे हैं कि उसी में फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। अब उनसे कहा जा रहा है फ्रॉड कॉल कह के कि देखिए आपका हम करा देंगे, ये पैसा देंगे, और वह एस्टेब्लिश कॉल भी है। कई सारे कॉल्स इस तरह के इन दिनों चल भी रहे हैं, सोशल मीडिया में आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो यह एक बड़ी चुनौती है बीपीएससी के समक्ष। यानी कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कॉल आए रवि जी, तो लोगों को सतर्क, सावधान, अलर्ट वहीं का वहीं होना है। बिल्कुल, नहीं तो आप बड़े पंगे में फंस सकते हैं। बड़े पंगे का मतलब है साइबर ठगी के आप शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, साइबर ठगी के शिकार हो जाइएगा तो वह जो है सो आपके लिए परेशानी का सबब होगा। और वह साइबर ठग क्या करता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं, छिपी हुई बात है नहीं, वो सब पैसा कौड़ी आपका उसी में निकाल लेगा। तो ये इसलिए
आपको सरकार के पास और साइबर जो सेल है उसको भी अलर्ट होने की जरूरत अलर्ट होने की कि जरूरत ऐसा हाँ। किसी आदमी को टोपी नहीं पहना करके इस तरह की बात नहीं, टोपी इन द सेंस कि साइबर ठगी ना हो आपके साथ। अच्छा, आज का दिन इसलिए भी बड़ा है रवि जी क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी कुछ होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है उस मामले में, क्या खबर आ रही है? देखिए 31 जुलाई को माने आज के दिन ही उसकी सुनवाई होनी है जी। और यह सुशांत पीआईएल की सुनवाई पीआईएल की सुनवाई होनी है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान जो उनकी मैनेजर हुआ करती थी, उनको उनका जो है सो 2020 में 14 जून को इनका और 8 जून को दिशा सालियान की हत्या माने संदेहास्पद स्थिति में अभी तक मौत हुई थी। हाँ, संदेहास्पद स्थिति में ही मौत हुई थी। जी, तो ये अभी तक यही इतना ही पता चला है और इस मामले में पीआईएल है। किसके खिलाफ? ये आपको आदित्य ठाकरे के खिलाफ है जो शिवसेना के नेता है। तो वो अब इसमें आज इस मामले में सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात है कि क्या निकल करके छन करके आता है। अब ये पुराना मामला भी है, हाँ सुशांत सिंह। और लगातार जो है लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। आज भी इस मामले को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल देखिए, सुशांत सिंह राजपूत गुत्थी है कि सुलझी ही नहीं है अब तक। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के लाल थे, बिहार की माटी के थे वो, तो इसलिए बिहार के लोगों का सेंटिमेंट तो जुड़ा हुआ है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग आज तक उनकी बात जब भी चर्चा होती है, इतने युवा और थे तो उसके मर्माहत है लोग बिहार के। जब उनकी चर्चा होती है सुशांत सिंह राजपूत के लोग, तो उनकी बात करते करते लोग ये भावुक हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो मामला है और आज देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला निकल करके। आज पीआईएल पर सुनवाई होने वाली है, यानी कि आज का दिन इस मायने में भी काफी बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल आज ही का डेट है और हमको लगता है कि अब आपको कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा ही। देखिए, वीडियो के अंत में हम जिक्र करेंगे बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल आते ही एक्शन मोड में आ गए हैं, लिस्ट भी निकाल रहे हैं। क्या कुछ लिस्ट निकाली है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, दिलीप जायसवाल निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही वो एक्शन मोड में आए हैं। यह समझने वाली बात है। उससे पहले वो प्रधानमंत्री से मिले, वो अमित शाह से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन जेपी नड्डा से मिलने के बाद ही यह इंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी कर दिया। जो लंबे समय से यह जो जन सुनवाई की जो बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम नहीं हो रहा था, वह फिर से उन्होंने चालू किया और स्वयं भी वह जो सहयोग कार्यक्रम में रहेंगे एज ए मिनिस्टर। बिल्कुल। तो वो अब हर दिन का स्लॉट बुक कर दिया गया है, किस स्लॉट में कौन मंत्री रहेंगे, कौन कौन से मंत्री किसके स्लॉट में रहेंगे। इवन देन वो दोनों डिप्टी सीएम को भी जो जिम्मेवारी लगा दी गई, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी वो काम करना होगा जो दिलीप जायसवाल ने मुहैया किया है। बिल्कुल। अब ये है कि यह तमाम लोग जो है सो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में वो सुनवाई करेंगे, लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन ये दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं अपने अपने सरकारी आवास पर ही करेंगे। यही लेकिन करना तो होगा सबको, अब इधर उधर नहीं करना। और देखिए, निश्चित रूप से यह जो जन सुनवाई की बात हो रही है, तो यह दिलीप जायसवाल का यह फरमान, यह आदेश, यह निर्देश यही है कि स्पष्ट है कि 2025 के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में लग गई है, चुनावी मोड में आ गई। जी, चुनावी मोड में आ गई है। यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है और इस बार बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। रवि जी, बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे एक दो कारण भी है। इसको ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो विधानसभा वाइज जो हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है, लाइव सिटीज की रिसर्च टीम ने जो आंकड़ा निकाला है, उस रिसर्च टीम ने दिखाया है कि जो बीजेपी सिर्फ 68 विधानसभा क्षेत्र में ही लीड की है, सिर्फ 68, जबकि जेडीयू 72 विधानसभा सीट पर लीड की है। तो ये वास्ट डिफरेंस, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये एक बड़ी बात है कि कहां जेडीयू 72, कहां भारतीय जनता पार्टी 68। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इससे बेहतर हम समझाना चाहेंगे
कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है सो 29 सीट पर लीड की है विधानसभा में। तो यह एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। तो चलिए देखिए, तफसील से हम लोगों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।